हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की। बट एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज पर आने से पहले एक क्वेश्चन है जो जेईई में आ चुका है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कितनी अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड है जब आप लोग बर्न करोगे 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन को, किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर आपको CH4, CO2 और H2O इन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब अगर आप रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे जो 1 मोल कंपाउंड है दैट इज CH4, उसका क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। और जब उसका कंबशन हो रहा है तो उस समय कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, यही तो बताना है हमें। तो अगर मैं बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द हीट ऑफ कंबशन, येस और नो? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है? 1 मोल कंपाउंड है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या कहता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंबस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यही तो होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? हीट ऑफ कंबशन होगा। चलिए, तो अगर मैं इस रिएक्शन की डेल्टा H की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? HP माइनस HR, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा HF ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा HF ऑफ H2O माइनस डेल्टा HF ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा HF ऑफ O2। CO2 की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज -400। H2O की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज -300 माइनस CH4 की वैल्यू कितनी गिवन है? -80। और डेल्टा HF ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? -400 माइनस 600 एंड दिस इज +80। तो ये आ जाएगा -1000 प्लस 80 विच इज इक्वल टू -920 किलो जूल, येस और नो? हाँ या ना? यही तो आएगा। तो कहने का मतलब है, मैं सीधे सीधे ये कह सकती हूँ कि जो आपका 1 मोल मीथेन है वो कितनी हीट रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है -920 किलो जूल हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात की गई है अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पे जो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? अंडर NTP जो 1 मोल होता है किसी भी आइडियल गैस का, उसका वॉल्यूम कितना होता है? उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, यस और नो? ये तो होता है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जो 22.4 लीटर जो मीथेन है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? दैट इज -920 किलो जूल। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 1 मीटर क्यूब के लिए, तो जो 1 लीटर है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के, यस और नो? ये कन्वर्जन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब मीथेन रिलीज -920 किलो जूल हीट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मीटर क्यूब मीथेन की तो कितना हो जाएगा? -920 अपॉन 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज की। लोग, ये टॉपिक मैं इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ, ये टॉपिक मोस्टली टीचर्स स्किप कर देते हैं। ये टॉपिक डिस्कस करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये है
कि हेस लॉ कहाँ से आया। इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है हेस लॉ। हेस लॉ आता कहाँ से है, इस वजह से मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बात की गई है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। मान लो हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये कैसा है, ये 1 मोल है। तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट जाने में जो हीट मिल रही है दैट इज डेल्टा एच, वही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, और वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे कि मान लो मेरे पास है H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O सॉलिड में। हमने एज्यूम कर लिया, मैं कोई रैंडम वैल्यूज़ ले ली हूँ, ये जो वैल्यूज़ मैं ले रही हूँ ये कोई मतलब सही नहीं है, मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रही हूँ, तो बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो जब H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में गया तो डेल्टा एच की वैल्यू मान लो हमने मान ली -2 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस की फॉर्म में। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, फ्रीजिंग। तो यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -2 किलो कैलोरी। मतलब डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो किसके इक्वलेंट हो जाएगी, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन के। किसके केस में, फ्रीजिंग के केस में। क्लियर है। और अगर वहीं पे मैंने रिएक्शन उल्टी कर दी, अगर मैं यहाँ पर H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना रही हूँ, मतलब ये कैसा प्रोसेस है, मेल्टिंग। कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1 मोल ही होना चाहिए। इस केस में जो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी, अगर आप रिएक्शन उल्टी कर रहे हो ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ -2 था तो ये कितना हो जाएगा, +2 किलो कैलोरी। और यही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन किसके केस में, मेल्टिंग के केस में, एंड दैट इज +2 किलो कैलोरी। और ये चीज़ नीट एग्जाम में कई बार पूछी गई है डेल्टा एच के टर्म्स में। जब आपको स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तब ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर है। तो ये तो हमारा था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसमें 2 चीज़ें थी, फ्रीजिंग भी और मेल्टिंग भी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या कहता है, वाटर है, वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर वेपर में। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। और ये जो हमारा वाटर है ये कैसा है, ये 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है जो आपका H2O लिक्विड फॉर्म में है और अगर वो कन्वर्ट हो रहा है H2O गैसियस फॉर्म में, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, बॉइलिंग प्रोसेस। तो मान लो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब 1 मोल कंपाउंड ऑफ H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैसेस में, तो उस समय जो डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है वो आ रही है +10 किलो कैलोरी। तो जो हमारा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन होगा बॉइलिंग के लिए, वो भी कैसा होगा, +10 किलो कैलोरी। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मैं H2O गैसियस से H2O लिक्विड बना रही हूँ, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कंडेंसेशन। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि जो हीट होगी वो क्या होगी, वो रिलीज होगी। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। तो इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी दैट विल बी -10 किलो कैलोरी। और यही आपका क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, -10 किलो कैलोरी। These sign conventions are really very important from the NEET and JEE both the point of view. क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ बच रही है,
and that is enthalpy of sublimation. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। मान लो हमारे पास है H2O सॉलिड और वो कन्वर्ट हो रहा है H2O गैसियस में, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 मोल होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वही आपका डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन भी होगा। क्लियर हुआ? अगर जो भी कंपाउंड बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो भी कंपाउंड बन रहा है, अगर यहाँ पे 1 मोल है तो जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वही इसका डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस ही तो होगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो H2O सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैसियस में, यही तो हो रहा है। तो पहले क्या होगा, ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से गैसेस में जाएगा, तो जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ, जब सॉलिड से लिक्विड में गया तो कौन सा प्रोसेस हुआ, मेल्टिंग, मतलब डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, लेकिन कौन सा, मेल्टिंग प्रोसेस। और फिर जब वो लिक्विड से गैसेस में गया तो कौन सा प्रोसेस, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज बॉइलिंग प्रोसेस। यस और नो, यही तो होगा। मतलब जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है वो इन दोनों का सम होगा, एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ हेस लॉ। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन, अगर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो उस ओवरऑल रिएक्शन की जो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी ना, हम उसके हीट की वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे। मान लो A गिव्स C, ठीक है, बट ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हो रही है। कैसे, पहले A to B और फिर B to C। हमारे पास ये रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो मान लो जब वो A to B गया तो कितना आ गया, डेल्टा H1, और B to C गया तो कितना आ गया, डेल्टा H2। और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं तो B से B कैंसिल, मुझे क्या मिल जाएगा, A to C। तो यहाँ से जो डेल्टा H होगा इसके लिए वो कितना आ जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ हेस लॉ। क्लियर है? सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज एंड द बिगनिंग ऑफ हेस लॉ, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप शायरिंग एंड गुड बाय।